नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके सामने भारत नेपाल डिस्प्यूट, भारत नेपाल विवाद, इस पर एक व्याख्यात्मक तरीके से एक्सप्लेन्ड रूप से चर्चा करने जा रहा हूं। हालांकि इससे पहले कुछ तथ्यों को लेकर हमने इस विवाद के बारे में चर्चा की थी, लेकिन अब इसको थोड़ा सा एक नया रूप देंगे। तो ये जो नया रूप दिया जा रहा है, ये वर्तमान स्थितियों में आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंस को देख कर दिया जा रहा है। तो भारत नेपाल विवाद क्या है, कैसे है, क्या करना चाहिए, उसकी सारी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। इस विवाद को जानने के लिए हमें सबसे पहले नेपाल के इतिहास को जानना पड़ेगा। नेपाल के इतिहास के कहने का मेरा मतलब ये है कि उन स्थितियों को जानना पड़ेगा कि जो वर्तमान विवाद की जड़ है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, भारत नेपाल विवाद। भारत नेपाल विवाद। देखिए, यदि हम 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात करें, या आप ये कह सकते हो कि जब मुगलों का जो पतन प्रारंभ हो गया था, जब भारत से मुगलों का पतन प्रारंभ होने लगा, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर वगैरह जो कोई भी जो उत्तरकालीन आपके मुगल शासक आए थे, उनका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा। उसके बाद की बातें हैं, आप ये कह सकते हो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, और 1857 की क्रांति से पहले का है, क्योंकि मुगल साम्राज्य का पतन तो 1857 की क्रांति के बाद हुआ था पूर्ण रूप से। यहाँ पर क्या हुआ, जो नेपाल में जो गोरखा शासक थे, ये क्या है, योद्धा थे। आप कह सकते हो योद्धा थे, बहादुर थे। तो इन्होंने क्या किया, नेपाल की सीमा का विस्तार किया। नेपाल की सीमा का इन्होंने विस्तार किया। देखिए, ये जो इन्होंने नेपाल की सीमा का विस्तार किया, ये कैसे किया इन्होंने, तो ये जो आप मैप में देखोगे, इसके तहत इन्होंने जैसे सिक्किम वाला एरिया अपने कब्जे में ले लिया। आप वर्तमान स्थितियों में देख सकते हो, मैं ब्रिटिश काल का बता रहा हूँ। और ये वर्तमान में यहाँ जो यूपी वाला एरिया है, वहाँ उस टाइम अवध का तराई प्रदेश बोलते थे इसको अपने कब्जे में ले लिया। और जो वर्तमान में जो उत्तराखंड है, जिसको पहले कुमायूं और गढ़वाल वाला जो एरिया था, इसको अपने कब्जे में ले लिया। तो आप ये कह सकते हो कि इन्होंने 3 स्थानों को अपने कब्जे में ले लिया। प्रमुख रूप से ये इनका बढ़ता प्रभाव था। एक तो इन्होंने ये सिक्किम वाला एरिया और अवध का तराई प्रदेश, और कुमाऊं हिमालय वाला क्षेत्र, ये इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। एक बेसिक तौर पर नदी के संबंध में हम बात करें तो यहां पर जो सतलज नदी वाला एरिया है, ये, और यहां जो तिस्ता नदी थी, उसका तिस्ता नदी, एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित है ये, इसकी परियोजना तिस्ता नदी जल घाटी परियोजना, ये विवादित है। तो इस एरिया का यहाँ तक कब्जा कर लिया। नीचे अवध का तराई मैदान तो था ही। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सतलज नदी से तिस्ता नदी तक का क्षेत्र, इस पर नेपाल ने अपना कब्जा कर लिया। अब देखिए, नेपाल ने अपना कब्जा कर लिया तो उसमें ब्रिटिश थे, और ब्रिटिश में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटेन ने नेपाल के इस बढ़ते प्रभाव को कम करने का प्रयास किया, और इस प्रयास के तहत एक युद्ध हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध। तो इन सब का जो परिणाम रहा, ये रहा आंग्ल
नेपाल युद्ध, आंगल नेपाल युद्ध हुआ। ये जो आंगल नेपाल युद्ध हुआ ये 1814 से 1816 तक की स्थितियों में रहा ये। और इस युद्ध में अब ऑब्वियसली हालांकि नेपाल में योद्धा वीर थे, बहादुर थे, लेकिन उस समय अंग्रेज भी तो काफ़ी आधुनिक रूप में थे, उनके हथियार काफ़ी आधुनिक थे। इस कारण से इस युद्ध का परिणाम भी क्या रहा, इसमें जो है अंग्रेज विजेता रहे। अंग्रेज विजेता रहे। अब अंग्रेज विजेता रहे तो इस युद्ध के बाद में एक संधि सामने आई, सुंगोली की संधि। कई जगह इसको सगोली की संधि, सौगोली की संधि बोल देते, ये प्रोनाउंसिएशन होता है। ये जो सुगोली की संधि है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपने ये ध्यान रखना है, एक तो ये संधि कब हुई, मेरे कहने का मतलब है लागू कब हुई। दूसरी बात है ये सुंगोली कहाँ है कहाँ सुंगोली। और तीसरी बात है क्या थी ये संधि, क्या थी। ये तीन बातों पर हमने गौर करना है। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात कहें कि सुंगोली कहाँ है, तो ये तो चंपारण बिहार से संबंधित है। ध्यान रखना, ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये चंपारण बिहार से संबंधित है। और ये लागू कब हुई, इसको मैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ये लागू हुई थी 1816 में। हालांकि इसकी रूपरेखा 15 में बननी तैयार हो गई थी, 1815 में, लेकिन इसको जो लागू हुई वो 1816 में। आप 1816 ही याद रखोगे। अब देखिए इसमें क्या हुआ। ऑब्वियसली बात है नेपाल अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। नेपाल अपना प्रभाव बढ़ा रहा था तो इसके तहत नेपाल और ब्रिटेन, या आप ऐसे कह सकते हो कि नेपाल और ब्रिटेन कह सकते हो, या ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हो, उसके क्षेत्र का, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इंडिया शब्द इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि उस समय इंडिया पर ब्रिटेन का राज था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण हुआ। क्लियर। एक बात लिख दीजिए, इसके तहत नेपाल की सीमा का निर्धारण हुआ। नेपाल की सीमा का निर्धारण हुआ। आप ये भी कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र, ठीक है, जिसमें आप ये कह सकते हो भारत। लेकिन उस टाइम भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था, इसलिए मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र इस्तेमाल कर रहा हूं। वह नेपाल के मध्य, और बेसिक भाषा में समझने के लिए आप इसको ये भी कह सकते हो भारत और नेपाल के मध्य। अब देखिए क्या हुआ, इसमें क्या प्रावधान रखा गया, क्या बातें रही, इसको भी हम एक मैप के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये नेपाल है, और इस साइड में यह आपका कुमाऊं हिमालय का क्षेत्र, जिसको वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, और इधर आपके वो सिक्किम वाला एरिया था, और ये अवध वाला एरिया, अवध का तराई प्रदेश है। ये अवध का तराई प्रदेश भी वापस ले लिया गया। ये जो तीन क्षेत्र है, आप ये कह सकते हो कि इस सीमा के निर्धारण में, नेपाल की सीमा के निर्धारण में कुमाऊं हिमालय, सिक्किम और अवध का तराई प्रदेश ये ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। आप एक लाइन लिख दीजिए, यहां पे लिखिए, इसमें कुमाऊं हिमालय, ये रहा एरिया, कुमाऊं हिमालय, कोमा सिक्किम का क्षेत्र, वह अवध का तराई प्रदेश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। और यहां पर यह डिसाइड कर लिया गया कि एक तो ये वाला एरिया,
ये कहा गया कि यहां से एक नदी बहती है, काली नदी, और यहां से एक नदी बहती है, मेची नदी। मेची नदी है, ध्यान रखना। कहते इतना ही है नेपाल। ये कहा गया ये नेपाल है, और ये क्षेत्र वापस ले लिए गए, तो नेपाल की जो सीमा बनी वो ये बन गई। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा ये काली नदी और मेची नदी के बारे में। यहाँ से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है। हाँ, एक बात और, वो ये है कि यहाँ पर ये बात कही गई कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला, अब ये काली नदी का कौन सा हो गया, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये काली नदी का कौन सा हो गया, पश्चिमी क्षेत्र। ये काली नदी का पश्चिमी क्षेत्र है और ये काली नदी का पूर्वी क्षेत्र है। भाई मैप में देखेंगे तो ऐसे मिलेगा ये, क्लियर। और इधर जो है ये क्या हो जाएगा, इसका इस वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र, मतलब मेची नदी का पश्चिमी क्षेत्र और मेची नदी का पूर्वी क्षेत्र। ये बात हो गई। अब यहां पर क्या डिसाइड हुआ कि ये जो पश्चिमी क्षेत्र है इस पर नेपाल का अधिकार है, और इसमें नेपाल का अधिकार नहीं है। तो मेची नदी एक सीमा निर्धारित कर गई, और यह कहा गया कि मेची नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र है उस पर तो नेपाल का अधिकार है, लेकिन इसके पूर्वी क्षेत्र पर नेपाल का अधिकार नहीं है। इसी तरीके से काली नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र है इस पर नेपाल का जो अधिकार है ये नहीं है, और ये जो पूर्वी क्षेत्र है इस पर नेपाल का अधिकार है। तो अब इस सुगोली संधि को आप समझ गए होंगे। नेपाल की सीमा का निर्धारण किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में ये संधि हुई थी 1816 में। इसके तहत काली नदी और मेची नदी इसको डिसाइड किया गया। इसमें ये बताया गया कि काली नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र है उस पर नेपाल का अधिकार नहीं है, और जो पूर्वी क्षेत्र है उस पर नेपाल का अधिकार है। इसी तरीके से मेची नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र है उस पर नेपाल का अधिकार है, और उसके पूर्वी क्षेत्र पर नेपाल का अधिकार नहीं है। अब देखिए, मेची नदी से संबंधित ये विवाद नहीं है, ये सही है। विवाद जो पैदा हुआ है वो यहाँ पर पैदा हुआ है, लेकिन हमें दोनों नदियों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा मेची नदी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये जो मेची नदी है इसका जो उद्गम होता है नेपाल से ही होता है, और इसका जो विसर्जन है ये किशनगंज बिहार में जाकर गिरती है, और यहां पर ये महानंदा से मिल जाती है। महानंदा एक नदी है, वहां पर जाकर मिल जाती है। बस इतना इसके लिए काफ़ी है। और ये जो काली नदी है इसके बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं, ये वर्तमान में चर्चा में भी है। तो आप ऐसे कीजिए, एक छोटा सा नोट डाल के एक बात और लिखना यहाँ पर। एक बात तो ये तो लिख ही दो, क्योंकि आपके यहाँ के जो अब वर्तमान में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि वर्तमान में कौन सी नदी भारत व नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। तो काली नदी, इसके आगे लिख दीजिए भारत व नेपाल की सीमा का निर्धारण। क्लियर। वर्तमान स्थितियों में बता रहा हूं आपको। संधि तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी, तो भारत व नेपाल की सीमा का निर्धारण काली नदी करती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक नोट डाल के लिख दीजिए काली नदी। सबसे पहली बात तो इसका जो अन्य नाम है, एक तो है इसका महाकाली नदी, काली गंगा और शारदा नदी, ये इसके अन्य नाम है।
इसका जो उद्गम होता है, ओरिजिन, ये होता है 3 भागों से होता है इसका उद्गम। अभी मैं इसकी और बाद में बात करूंगा। इसका जो उद्गम होता है, एक तो होता है लिपियाथुरा से, लिपू लेक से और काला पानी से। उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में पड़ते हैं, या जनरली आप कहो तो आप ये भी कह सकते हो कि उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलने के बाद में ये गंगा नदी में मिल जाती है। आप ये कह सकते हो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। अब कुछ और भी नदियां हैं जो काली नदी की सहायक नदियों के रूप में आपसे पूछी जा सकती हैं। लिखिए, काली नदी की सहायक नदियां। सरयू नदी इसकी सहायक नदी है। आप जानते हो अयोध्या इसी नदी के किनारे स्थित है, और वर्तमान में जो सरयू नदी आगे जाकर घाघरा नदी में मिल जाती है, उस घाघरा नदी का नाम बदलकर भी सरयू नदी कर दिया गया है योगी सरकार ने। ये जो सरयू नदी है, लिख दीजिए काली नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बनने वाले हैं, ये ध्यान रखना। ये मेन है, और भी है, जैसे एक कुट्टी नदी भी इसकी सहायक नदी है। धौली गंगा, ये भी इसकी सहायक नदी है। गौरी, ये भी इसकी सहायक नदी है। तो हमने काली गंगा और मेची नदी, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ज्योग्राफी को रिलेटेड करके आपसे पूछ लिया जाता है, उसको हमने जानने का प्रयास किया। नेपाल की प्राचीन स्थिति के आधार पर नेपाल के जो बढ़ते कदम थे, जिसके तहत नेपाल ने अपनी सीमा का विस्तार किया, और उसको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज़ों या ब्रिटेन या आंग्ल या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसका युद्ध हुआ 1814 से 1816 के बीच में। इन स्थितियों को देखते हुए एक हमारे सामने सुगोली संधि आई, क्योंकि अंग्रेज इसके अंदर विजेता रहे थे। सुगोली संधि के तहत नेपाल की सीमा का निर्धारण किया गया। आप ये भी कह सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र और नेपाल के बीच में क्षेत्रों का निर्धारण हुआ। इसके तहत कई क्षेत्र थे, जैसे कुमाऊं का क्षेत्र था, गढ़वाल का क्षेत्र था, और आपके ये सिक्किम का क्षेत्र था, और अवध का जो तराई प्रदेश है, ये नेपाल को ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े। और काली नदी और मेची नदी को आधार बनाकर नेपाल की सीमा का निर्धारण किया गया। अब देखिए, ये इसका बैकग्राउंड है। अब वर्तमान में ये विवाद क्यों हो रहा है, उसकी हम बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हेडिंग डाल दीजिए, विवाद का कारण। ये आपका उत्तराखंड वाला एरिया है, और ये सिक्किम का एरिया है। देखिए, भारत एक सड़क का निर्माण कर रहा है, और सड़क का निर्माण कहां से लेकर कहां पर कर रहा है। यहां पर एक दर्रा है, लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रा है। ये जो लिपू लेक दर्रा है, एक तो ये उत्तराखंड
और तिब्बत को जोड़ता है। दूसरी आपने ये ध्यान रखना है, भारत, चीन व नेपाल के ट्रायंगल पर स्थित है, त्रिकोण पर स्थित है। ये लिपुलेख दर्रा है। पहले भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं। हम जो मानसरोवर यात्रा करते हैं यहां पर करते हैं तिब्बत, यहाँ जो कैलाश मानसरोवर है वो भी यहीं पर है। और इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वाला जो एरिया है ये आपका चाइना का एरिया है, तिब्बत चाइना का एरिया है। अब भारत सड़क का निर्माण कर रहा है और सड़क का निर्माण जो भारत कर रहा है वो कर रहा है यहां से, इस तरीके से एक सड़क का निर्माण कर रहा है भारत। और ये जो सड़क बना रहा है ये बना रहा है धारचूला, या इसको थारचूला भी बोल देते हैं कई बार। धारचूला उत्तराखंड से लिपुलेख दर्रे तक ये सड़क बना रहा है। ये क्या है? भारत सड़क बना रहा है। अब देखिए सड़क का नाम क्या है, आपने ध्यान रखना है। भारत सड़क बना रहा है, इस सड़क का नाम है धारचूला लिपुलेख सड़क मार्ग, ये है। अब हम इसकी डिटेल करेंगे कि ये धारचूला लिपुलेख सड़क मार्ग क्या है, फिर हम बात करेंगे विवाद क्या है। पहले यहां से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो इसका निर्माण कौन कर रहा है? इसका जो निर्माण कर रहा है BRO कर रहा है। ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। BRO का पूरा नाम होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आप ये कह सकते हो कि बॉर्डर पर सड़क का निर्माण करने वाली संस्था, बॉर्डर पर सड़क का निर्माण करने वाली संस्था है ये। क्लियर? ये ध्यान रखें। पूछा जा सकता है कि सड़क का निर्माण कर कौन रहा है। और इसकी जो लंबाई है 80 किलोमीटर है। अब ये बात आती है कि भारत सड़क का निर्माण क्यों कर रहा है? पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा। इसके कई कारण हैं, जिसमें जो पहला कारण है, हुआ क्या था 2015 में इंडिया और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ था कि लिपुलेख में एक ट्रेडिंग सेंटर बनाया जाएगा, व्यापारिक केंद्र बनाया जाएगा। यहाँ लिपुलेख में एक ट्रेडिंग सेंटर बनाया जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर बनाया जाएगा तो भारत को सड़क तो चाहिए वहाँ तक जाने के लिए। इस कारण से सड़क का निर्माण कर रहा है। तो पहला पॉइंट लिखिए, 2015 में भारत चीन समझौते के तहत लिपुलेख में ट्रेडिंग सेंटर बनाया जाएगा। एक तो इस कारण से कर रहा है, जब वहां ट्रेडिंग सेंटर बनाएंगे ऑब्वियसली बात है सड़क की आवश्यकता होगी। दूसरा क्या है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की दूरी को कम करना व
श्रद्धालुओं को दुर्गम रास्ते से बचाना। एक तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा की दूरी को कम करना और दुर्गम रास्ते को बचाना। अब देखिए है क्या सिस्टम। देखिए यहां पर जो है ये आपका कैलाश मानसरोवर है। यहां पर लोग शिव जी के जो भक्त हैं वो जाते हैं। ये कैलाश मानसरोवर यहां पर है, इस साइड में है। ये कैलाश मानसरोवर यहां पर जो शिव भक्त है वो यात्रा करते हैं और ये जाते हैं। आप जानते हो ये शिव जी का, आप ये कह सकते हो कि रेजिडेंशियल एरिया है एक तरीके से। यहाँ शिव जी निवास करते हैं, तो वहाँ उनके लिए श्रद्धालु वहाँ पर उनकी आराधना करने जाते हैं। कैसे जाते हैं, मुद्दा ये आता है। ये जो जाते हैं यहाँ से जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, यहाँ पर एक दर्रा है, नाथुला दर्रा। बहुत बार क्वेश्चन आता है जी, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम को जो चुंबी घाटी है, तिब्बती क्षेत्र की कह सकते हो, उससे जोड़ता है। पहले बता चुका हूं इसको। ये तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत के दक्षिण में है ये। इनको जोड़ता है। इस नाथुला दर्रे से जो भारत के जो शिव भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहां जाते हैं। क्लियर? तो ऑब्वियसली बात है, एक तो ये रास्ता दुर्गम बहुत है, कई बहुत गहरी गहरी खाइयां बनी हुई है, तो जहां पर जान माल का खतरा बना रहता है। एक आप देखिए लंबाई ज्यादा है। क्लियर? लेकिन अब भारत क्या कहता है कि यदि हम ये सड़क बना देंगे तो अब आप खुद देखो ये रास्ता कैसे हो जाएगा। यदि श्रद्धालु यहां से जाएंगे तो आप खुद देख लीजिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया से, ये इंडिया है, इंडिया से कैलाश मानसरोवर की यात्रा ज़्यादा होगी और यहां से यात्रा कैसी होगी, कम होगी। तो एक तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा की दूरी कम करना और यहां जो खाइयां वगैरह बनी हुई जो दुर्गम रास्ते हैं उससे भारत के शिव भक्त श्रद्धालुओं को बचाना, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा जो उद्देश्य बताया जा रहा है वो है चीन को काउंटर करना। चीन को काउंटर करना इसका उद्देश्य है। अब भारत ये सोचता है कि चीन से नजदीकी हो। नजदीकी का मतलब, इसका मतलब यह है कि यदि चाइना आक्रमण करता है तो यहां से हम सेना भेज सकें। तो जैसे आप जानते हो, मैंने इंडिया चाइना डिस्प्यूट में भी बताया था कि चीन की नीति है भारत को घेरने की, तो भारत भी तो प्रयास करेगा ना किसी भी तरीके से, यदि चाइना को काउंटर कैसे किया जाए। तो हर कोई भी तथ्य होता है उसमें भारत अपनी उपलब्धि दर्ज कराना चाहता है। तो एक तो चीन को काउंटर करना, तो ये तीन इसके बेसिक कारण है भारत के सड़क निर्माण के। आप इसको ये भी कह सकते हो कि सड़क निर्माण से भारत को क्या फायदा है, ये भी कह सकते हो। क्लियर? अब बात आती है, ये जो लीपू लेक धारचूला सड़क मार्ग है, इसका नेपाल विरोध क्यों कर रहा है। एक बात और बता दूं थोड़ी सी, इसका जो उद्घाटन किया है ये मई 2020 में ही हुआ है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ये करंट में मैंने पहले बता चुका हूं। अब बात आती है, ये जो धारचूला लीपू लेक जो सड़क मार्ग है, इसका नेपाल विरोध क्यों कर रहा है। नेपाल का विरोध, इस सड़क मार्ग में आने वाले तीन क्षेत्र, लिम्पियाथुरा, इसका जो जिला है उत्तराखंड का पिंथोरागढ़ है,
आप लिम्पियाथुरा याद रख लीजिए, लिम्पियाथुरा, काला पानी व लीपू लेक का 30 से 35 किलोमीटर का क्षेत्र सुगोली की संधि के तहत नेपाल में आता है। इसने ये बात कही है। आप जानते हो अभी नेपाल ने नया नक्शा जारी किया है, उस नक्शे में इन 3 क्षेत्रों को उसने अपने नक्शे में दिखाया गया है। आप लिख दीजिए, नेपाल ने इसके लिए नया नक्शा मतलब मैप भी जारी कर दिया है। अब ये नेपाल का है। नेपाल ने ये कहा है कि ये विरोध कर दिया। क्लियर? तो नेपाल का ये जो विरोध है ये कितना जायज है, नेपाल क्यों विरोध कर रहा है, उसकी हम बात करेंगे। फिलहाल आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, नेपाल कह रहा है कि हम सुगोली की संधि का पालन कर रहे हैं और भारत भी कह रहा है कि हम सुगोली की संधि का पालन कर रहे हैं। देख लीजिए, नेपाल का कहना है कि सुगोली की संधि के तहत ये 3 क्षेत्र मेरे अंडर में आते हैं और भारत भी कहता है हम भी सुगोली की संधि का पालन कर रहे हैं। तो फिर ये विवाद कैसे हुआ, उस विवाद को हम जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझिएगा। ये उत्तराखंड वाला एरिया है। देखिए, काली नदी का उद्गम जो है मैंने पहले ही बता दिया 3 स्थानों से होता है और काली नदी का उद्गम यहां से होता है। एक स्थान ये है, और एक स्थान ये है, और एक स्थान ये है। ऐसे 3 स्थानों से उद्गम होता है। आगे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखिए, ये जो स्थान है ये है लिम्पियाथुरा, और ये जो स्थान है बीच वाला ये है काला पानी, और ये वाला जो स्थान है ये जो है ये है लीपू लेक। अब ये कहानी है। अब देखिए, भारत क्या कहता है, भारत का तर्क क्या है। भारत का तर्क क्या है? काली नदी लीपू लेक से प्रारंभ होती है। नेपाल का तर्क क्या है? काली नदी लिम्पियाथुरा से प्रारंभ होती है। समझे मेरी बात को? बात तो सुगोली की संधि की ही है, लेकिन भारत ये कहता है ये सीमा है, लीपू लेक से लेकर ये सीमा है। भारत का तर्क ये है। नेपाल क्या कहता है कि ये नहीं है, यहां से है। समझे बात को? इंडिया कहता है ये सीमा है
सुगोली की संधि ये कहती है। और नेपाल कहता है लिम्पियाथुरा से ये सीमा है। इस कारण से उसने कहा कि ये जो आपके सड़क मार्ग में जो 3 रास्ते आ रहे हैं, 3 स्थानों के जो 30 से 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये विवादित है। तो देखिए मैं ग्रीन कलर में इसको दिखा रहा हूं। ये वाला जो एरिया है, ये विवादित क्षेत्र है। ये विवादित क्षेत्र है भारत व नेपाल के मध्य। समझ में आई बात सारी? विवाद क्या है? विवाद ये है, नेपाल कहता है कि लिपू लेक से प्रारंभ है, इंडिया कहता है कि लिपू लेक से प्रारंभ है, और नेपाल कहता है कि नहीं जी लिम्पियाथुरा से प्रारंभ है। तो ये एक एरिया बन गया जो विवादित हो गया। अब बात आती है कि अब नेपाल इतना छोटा सा देश है और सही मायने में माने, हालांकि कहना नहीं चाहिए, भारत पर काफ़ी डिपेंड भी है। तो नेपाल विरोध क्यों कर रहा है? क्या जरूरत पड़ी नेपाल को विरोध करने की? उन्हीं कारणों की हम चर्चा करते हैं। लिखिए, नेपाल विरोध क्यों कर रहा है? इसका कारण क्या है? देखिए, नेपाल में जो वर्तमान पार्टी है, ये है एनसीपी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके जो नेता है ये है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली जो वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री भी हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री। ये जो पार्टी है, इसकी खास क्या बात है? ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों का समर्थन करती है। आप ये भी कह सकते हो कि ये जो पार्टी है, ये भारत की बजाय इसका जो झुकाव है चीन की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट जो विचार हैं, उनको ये ज़्यादा तवज्जो देती है। कुछ और भी कारण है ज़्यादा तवज्जो देती है, और इसमें चीन का कुछ दबाव भी है। राजनीतिक दबाव कह सकते हो, आर्थिक दबाव कह सकते हो। तो उस दृष्टि से ये चीन को ज़्यादा महत्व देती है। लेकिन रियल में जब हम स्थितियों को देखते हैं तो नेपाल को भारत से नज़दीकियां ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। भारत नेपाल के लिए चीन की अपेक्षा ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, उसकी भी हम बात करेंगे। दूसरा जो कारण है, आप ये कह सकते हो कि चीन का नेपाल पर आर्थिक दबाव है, इकोनॉमिक प्रेशर है। आप ये हाल फिलहाल सुन भी रहे होंगे कि चीन की शय पर नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। उसका रीजन ये है। आर्थिक दबाव कैसे है? एक तो चीन ने नेपाल को वन बेल्ट वन रोड में शामिल कर लिया है। वन बेल्ट वन रोड आप जानते हो कि चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके माध्यम से यह व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है, तो उसमें इसने नेपाल को भी शामिल कर लिया है। एक, चीन जो है काठमांडू तक रेलवे लाइन बिछा रहा है। तो ये इसके कुछ कारण हैं कि नेपाल ने भारत को इस मुद्दे पर आंख दिखाई है। देखिए, नेपाल के द्वारा आंख दिखाने का क्रम
इस बात से भी पता लगाया जा सकता है कि आपने अभी यदि न्यूज़पेपर के टच में हो तो एक स्टेटमेंट सुना होगा नेपाल का। नेपाल ने ये स्टेटमेंट दिया है कि नेपाल में जो कोरोना वायरस है ये भारत के लोग फैला रहे हैं। यहां तक स्टेटमेंट दे दिया है चीन के उकसावे में आकर, जबकि भारत ने फ्री में ही जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है उसकी दवा नेपाल को दे दी थी। अमेरिका से तो पैसे लिए थे, फ्री में ही दे दी थी। खैर जो भी है, ये राजनीतिक हथकंडे होते हैं, देखते हैं ये क्या रूप लेता है। लेकिन यहां मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत को क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए। क्या करे भारत? एक तो ध्यान से समझिए, भारत को कूटनीतिक तरीके से नेपाल विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए। बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, और वैसे भी देख लीजिए कि पड़ोसी से बनाना, चाहे पड़ोसी कैसा हो, उसके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। ये हमेशा एक कूटनीतिक भी रही है। इसको चाहे आप पर्सनल रूप में भी कैसे देख सकते हो, किसी भी रूप में, तो देश के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, भारत को नेपाल पर व्यापार प्रतिबंध का सहारा लेना चाहिए। व्यापार प्रतिबंध का सहारा लेना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका इस्तेमाल भारत ने 2015 में भी किया था और नेपाल काफ़ी हद तक झुक भी गया था। तो यहाँ भी भारत को व्यापार प्रतिबंध का सहारा लेना चाहिए। लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे नेपाल प्रतिबंध का सहारा लिया जा सकता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे कर सकता है भारत? कैसे करें? देखिए, ये नेपाल है, क्लियर, और यह इंडिया वाला एरिया है। और यहां पर आप देख सकते हो, इन स्थितियों में देखें, यदि हम भारत के दक्षिणी क्षेत्र को देखें, ये ऐसे है। इधर चाइना है, ये इंडिया है, आप समझते हो, ये नेपाल है। स्थितियां क्या है? ये वाला जो एरिया है, ये मैदानी क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है। जबकि ये वाला जो एरिया है नेपाल और चाइना के बीच में, ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। माउंट एवरेस्ट वगैरह सारी यहीं पर है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब चीन यहां से नहीं आ सकता। अब भारत जो अपना माल भेजता है, जो वस्तुएं भेजता है, वो ऐसे जाती हैं। यहां से भारत अपना माल इस रास्ते से भेजता है। कोई भी वस्तु भेजनी है, चाहे तेल है, चाहे अन्य कोई भी वस्तुएं हैं, भारत के नेपाल के साथ जो आयात निर्यात का जो सिस्टम है, वो भारत यहाँ से करता है। तो ये इंडिया है, ये नेपाल है, ये यहाँ से सामान यहाँ भेज दिया। अब देखिए,
यदि चाइना सामान भेजता है, चाइना सामान भेजता है तो चाइना का जो सामान भेजना पड़ेगा वो यहाँ से तो देखो भेज नहीं सकता चाइना, क्योंकि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये जो चाइना है, ये जो सामान भेजता है ये यहाँ से भेजता है, इस बंगाल की कलकत्ता बंदरगाह से। ये जो कलकत्ता पोर्ट है यहां से सामान भेजता है और फिर ये सामान इस रास्ते से यहां आता है। यदि चाइना सामान भेजे तो देखिए, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यदि भारत इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है, व्यापार प्रतिबंध, कहता है हम नहीं भेजते आपको, भारत इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है जैसे 2015 में किया था। भारत यदि इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है तो नेपाल कहेगा कि भाई आप करो, चाइना किसी तरीके से कुछ तो करो। तो चाइना थोड़ा बहुत माल इस दुर्गम रास्ते से भेज सकता है, लेकिन रास्ता दुर्गम है, कितना भेजेगा। और यदि चाइना जो है भारत की सहायता से भेजता है, क्योंकि इंडिया चाइना ट्रेड सिस्टम भी तो है, चाइना की सहायता से भेजता है तो यहां से भेजेगा तो ये माल आप खुद देख लीजिए, इतना ट्रांसपोर्ट लगा है तो चाइना का माल नेपाल तक पहुंचते पहुंचते महंगा हो जाएगा। आप ऐसे मत समझना कि चाइना, ये जब भारत ने मना कर दिया तो क्यों भेजेगा। भेजने का मतलब ये होता है कि भारत और चाइना के भी तो व्यापारिक संधियां हुई हुई है। जैसे हम अफगानिस्तान में जो माल भेजते हैं वो किसकी सहायता से भेजते हैं, पाकिस्तान की सहायता से भेजते हैं, क्योंकि पीओके के माध्यम से तो हम सामान भेजते नहीं हैं। अभी जो चाबहार बंदरगाह जो ईरान में हम बना रहे हैं, ये जो अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया जो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है, ताकि पाकिस्तान का रास्ता ना अपनाना पड़े, सीधा हम ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान को टच कर सकें। तो इस कारण से ये जो चाइना यदि सामान भेजेगा तो महंगा पड़ेगा और भारत का सामान जो है सस्ता पड़ेगा। तो इस कारण से भी व्यापार प्रतिबंध जो है नेपाल को झुका सकता है। दूसरी बात है, नेपाल को भी यहां पर एक बात सोचनी चाहिए, क्योंकि यदि चाइना से माल आएगा वो महंगा आएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ेगा। इंडिया से जो माल आएगा वो सस्ता आएगा। इस कारण से भारत को और नेपाल को आपसी बातचीत के तहत इस मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए। नहीं तो व्यापारिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे राजनीतिक दृष्टि से देख लीजिए, इसमें नेपाल को हानि हो सकती है। तो ये कुछ कारण थे। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ हमारे सामने आई है वो ये है कि नेपाल ने जो नक्शा तैयार किया था उसे नेपाली संसद में पेश नहीं किया गया है। इसका कारण ये भी है कि जो केपी शर्मा ओली सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है। तो एक बात लिख दीजिए, नेपाल ने नया नक्शा, नया मैप नेपाली संसद में पेश नहीं किया है। अब ये पेश नहीं किया है तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि भारत के लिए ये खुशखबरी है। इसे नेपाल का झुकाव भी आप कह सकते हो, क्योंकि जब संसद में ही पेश नहीं किया उसने और संसद से पारित नहीं होगा तो उसके बाद में उस पर चर्चा करनी इतनी बेमानी हो जाती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने भारत नेपाल विवाद को मुगलों के पतन के प्रारंभिक चरण से लेकर वर्तमान में नेपाली संसद में नेपाल के द्वारा जारी किए गए नक्शे तक को शामिल करके इस विवाद को समझने का प्रयास किया है। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने इसके अंदर ऐड किया है। आप इन्हीं क्वेश्चनों को आधार बनाकर इसकी तैयारी करें और कोई जो नई अपडेट आती है वो इसके अंदर शामिल करते जाएं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।